सबसे पहले मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है एक और बाघ। गीली मिट्टी पर पंजों के निशान देखकर लोग डर गए, जैसे डरा था कभी अमेरिका चे के निशान से। लोग समझ गए यहां से बाघ गुजरा है। शिकारियों ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया। शिकारी कुत्तों के साथ डिब्बे पीटते लोग घेर रहे थे उसे। भाग रहा था बाघ हरियाली का स्वप्न लिए। उसकी सांसें फूल रही थी और भागते भागते छलक आई उसकी आंखों में उसकी गर्भवती बीवी। शिकारी और पास आते गए और वो शुभकामनाएं भेज रहा था अपने आने वाले बच्चे को कि उसका जन्म एक हरी भरी दुनिया में हो। सामने शिकारी बंदूक लिए खड़ा था और बाघ अचानक उसे देखकर रुका। एक बारगी सख्ते में धरती भी रुक गई। सूरज भी एकटक ये देख रहा था कि क्या होने वाला है। वो पलटा और वो चारों तरफ से घिर चुका था। उसने शिकारी से पलटकर कहा, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी हूं, मुझे मत मारो। चारों ओर से उस पर गोलियां बरस पड़ी। उसका डर फिर भी बना हुआ था। शिकारी सहम सहम कर उसके करीब आ रहे थे। उसके पंजे काट लिए गए जिससे बनते थे उसके निशान। यह ऊपर का आदेश था कि जो उसे अमर समझते हैं उन्हें सनद है कि वो मारा गया। आने वाली पीढ़ियां भी ये जाने उसके पंजों को रखा गया है संग्रहालय में। अगली कविता है दादाजी साइकिल वाले। इसमें पटना का रेफरेंस है, मैं चूंकि पटना का हूं। मैं ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, मेरी साइकिल की ऊंचाई भी बढ़ती गई और उन सभी साइकिलों को कसा था पटना कॉलेज के सामने वाले दादाजी साइकिल वाले नाना ने। अशोक राजपथ पर दौड़ती चलती रेंगती ज्यादातर साइकिलें उनके हाथों से ही कसी थी। पूरा पटना जैसे उनके ही चक्के पर चल रहा था, हाँफ रहा था, गंतव्य तक पहुंच रहा था। वहां से गुजरने वाले सभी वहां एक बार रुकते जरूर थे, सत श्री अकाल कहने के लिए, चक्के में हवा भरने के लिए, नए प्लास्टिक के हत्थे या झालर लगवाने के लिए, चाय पीकर सांस भरकर आगे बढ़ जाने के लिए। पछिया चले या पुरवैया, पूरी फिजा में उनके ही पंप की हवा थी। हमारे स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। हम सब ने एक साथ दादाजी की दुकान पर ब्रेक लगाई, पर दादाजी की दुकान खाली हो रही थी, तकरीबन खाली हो चुकी थी। मुझे वहां साइकिल में लगाने वाला आईना दिखा। मुझे वो चाहिए था, मैंने उठा लिया। इधर उधर देखा तो वहां उनके घर का कोई नहीं था। शाम को 6 बजे दूरदर्शन ने पुष्टि कर दी कि इंदिरा गांधी का देहांत हो गया। 4 दिन बाद स्कूल खुले और हमें घर से निकलने की इजाजत मिली। शहर टेढ़े हुए चक्के पर घिसट रहा था। हवा सब में कम कम थी। स्कूल खुलने पर हम सब फिर से वहां रुके, हमेशा की तरह। मैंने आईने का दाम चुकाना चाहा, पर दादाजी गुरु नानक की तरह सिर झुकाए निर्विकार से बैठे थे। उनके क्लीन शेव बेटे ने मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा, रहने दो। एक दानवीर दान कर रहा था आईना। उसके बाद लोग अपने अपने चक्के में हवा अलग अलग जगह से भरवाने लगे। उसके बाद हर गली में 50 पैसे लेकर हवा भरने वाले बैठने लगे। शुक्रिया। अगली कविता है लकड़ सुंघुआ। मुझे पता नहीं लकड़ सुंघुआ शब्द से कितने लोग परिचित हैं, लेकिन बिहार के लोग तो जरूर परिचित होंगे। ऐसा कहा जाता है लू के जमाने में बच्चों को घर में सुलाए रखने के लिए कि बाहर निकलोगे तो लकड़ सुंघुआ लकड़ी सुंघा कर बोरे में बंद करके एक लकड़ा सुंघुआ लेकर जाएगा, तो बच्चे डर जाते। ये उस पर है।
रात में भी लोगों में रहने लगा है अब डर लकड़सुंगवा का। लू के मौसम में जब सुबह का स्कूल होता है, दोपहर को मां अपने बच्चे से कहती है, सो जा बेटा, नहीं तो लकड़सुंगवा आ जाएगा। मां, लकड़सुंगवा को पुलिस क्यों नहीं पकड़ लेती? बेटा, वो पुलिस को तनख्वाह देता है। शाम को जब बच्चा सोकर उठता तो मान लेता कि लकड़सुंगवा आया और बिना बच्चा चुराए चला गया। पर एक रोज बस्ती में सचमुच आ गया लकड़सुंगवा, पर रात में। पूर्णमासी की रात थी। पत्तों की खड़खड़ पर कुत्ते भौंक रहे थे। बिल्ली सा वो दबे पांव आया। सोए हुए लोगों की छाती में समा गई उसकी लकड़ी की महक। जो भाग सके वे अंधे बहरे लूले लंगड़े हो गए, लेकिन ज्यादातर नींद में ही सोए रह गए। और धीरे धीरे जमने लगी धूल बस्ती पर, जैसे जमती है धूल यादों पर, अदालत की फाइलों पर, पुलिस थाने की शिकायत पुस्तिका पर। एक दिन धूल जमी बस्ती मिट्टी में दब गई गहरी। समतल सपाट मैदान ही केवल उसका गवाह था। जमीन के अंदर दबी बस्ती उभर आई अचानक, जैसे पुराना कोई दर्द उखड़ आया हो ठंड के मौसम में। 25 सालों की खुदाई के बाद निकले कुछ खंडहर, कंकाल, सांप, बिच्छू। कंकालों ने तत्काल आंखें खोल दी। खुदाई करने वाले सिहर उठे और फिर से उस पर मिट्टी डाल दी। पुरातत्ववेत्ताओं ने दुनिया को बताया कि बस्ती प्राकृतिक आपदा से दब गई थी नीचे। अब किसको इसकी सजा दें और किसको पकड़े धरें? इतिहास लिखने वालों ने अंततः वही लिखा जो पुरातत्ववेत्ताओं ने बताया। खुदाई पूरी होने के इंतजार में खड़े लोग खड़े रह गए। उन्होंने उतरना चाहा हालांकि अंदर, कि तभी शोर उठा, लकड़सुंगवा आया, लकड़सुंगवा आया, लकड़सुंगवा आया, लकड़सुंगवा आया। अगली कविता है गंगा मस्जिद। यह भी पटना पर है। गंगा मस्जिद, ये बचपन की बात है, पटना की। गंगा किनारे वाली गंगा मस्जिद की मीनार पर खड़े होकर घंटों गंगा को देखा करता था। गंगा छेड़ते हुए मस्जिद को लात मारती, कहती, अबे मुसलमान, कभी मेरे पानी से नहा भी लिया कर। और कहते हुए बहुत तेज भागती दूसरी ओर, हंसती हंसती। मस्जिद भी उसे दूसरी छोर तक रगेदती हंसती हंसती। परिंदे खूब कलरव करते। इस हड़बोम में मुअज्जिन की दोपहर की नींद टूटती और झट से मस्जिद किनारे आ लगती। गंगा सट से बंगाल की ओर बढ़ जाती। परिंदे मुअज्जिन पर मुंह ढांपकर हंसने लगते। मीनार से बाल्टी लटका, मुअज्जिन खींचता रस्सी से गंगा जल, वुजू करता, अजान देता। लोग भी आते, खींचते गंगा जल, वुजू करते, नमाज पढ़ते और चले जाते। आज 18 साल बाद मैं फिर खड़ा हूं उसी मीनार पर। यह 6 दिसंबर 2010 की कविता है। आज 18 साल बाद मैं फिर खड़ा हूं उसी मीनार पर। गंगा सहला रही है मस्जिद को आहिस्ते आहिस्ते। सरकार ने अब वजू के लिए साफ पानी की सप्लाई करवा दी है। मुअज्जिन की दोपहर अब करवटों में गुजरती है। गंगा चूम चूम कर भिगो रही है मस्जिद को। मस्जिद मुंह मोड़े चुपचाप खड़ी है। गंगा मुझे देखती है और मैं गंगा को। मस्जिद किसी और तरफ देख रही है। जी, माफी। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं हजरत हव्वा से। मैंने ही अफवाह उड़ाई थी कि उसने आदम को बहकाया था और उसके मासिक धर्म की पीड़ा उसके गुनाहों की सजा है जो रहेगी सृष्टि के अंत तक। मैंने ही बोए थे बलात्कार के सबसे प्राचीनतम बीज। मैं माफी मांगता हूं उन तमाम औरतों से जिन्हें मैंने पाप योनि में जन्मा हुआ घोषित करके अज्ञान की कोठरी में ढकेल दिया और धरती पर कब्जा कर लिया और राजा बन बैठा और वजीर बन बैठा और द्वारपाल बन बैठा। मेरी ही शिक्षा थी ये बताने की कि औरतें रहस्य होती हैं।
ताकि कोई उन्हें समझने की कभी कोशिश भी ना करे, कभी कोशिश करे भी तो डरे, उनमें उसे चुड़ैल दिखे। मैं माफी मांगता हूं उन तमाम राह चलते उठा ली गई औरतों से जो उठाकर ठूंस दी गई हरम में। मैं माफी मांगता हूं उन औरतों से जिन्हें मैंने मजबूर किया सती होने के लिए। मैंने ही गढ़े थे वे पाठ कि द्रौपदी के कारण हुई थी महाभारत, ताकि दुनिया के सारे मर्द एक होकर घोड़े से रौंद दे उन्हें जैसे रौंदी है मैंने धरती। मैं माफी मांगता हूं उन आदिवासी औरतों से भी जिनकी योनि में हमारे राष्ट्रभक्त सिपाहियों ने घुसेड़ दी थी बंदूकें। वो मेरा ही आदेश था, मुझे ही जंगल पर कब्जा करना था, औरतों के जंगल पर। उनकी उत्पादकता को मुझे ही करना था नियंत्रित। मैं माफी मांगता हूं निर्भया से। मैंने ही बता रखा था कि देर रात घूमने वाली लड़कियां बदचलन होती हैं, और किसी लड़के के साथ घूमने वाली लड़की तो निहायत ही बदचलन होती है। वो लोहे की सरिया मेरी ही थी, मेरी संस्कृति की सरिया। मैं माफी मांगता हूं आसिफा से। जितनी भी आसिफा हैं इस देश में, उन सब से माफी मांगता हूं। जितने भी उन्नाव हैं इस देश में, जितने भी सासाराम हैं इस देश में, उन सब से माफी मांगता हूं। मैं माफी मांगता हूं अपने शब्दों और अपनी उन मुस्कुराहटों के लिए जो औरतों का उपहास करते थे। मैं माफी मांगता हूं अपनी मां को जाहिल समझने के लिए, बहन पर बंदिश लगाने के लिए, पत्नी का मजाक उड़ाने के लिए। मैं माफी चाहता हूं उन लड़कों को दरिंदा बनाने के लिए, मेरी बेटी जिनके लिए मांस का निवाला है। मैंने रची है अन्याय की पराकाष्ठा, मैंने रचा है अल्लाह और ईश्वर का भ्रम। अब औरतों को रचना होगा इन सब से मुक्ति का सैलाब।